नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 शुरू करने जा रहे हैं। जो 2.1 प्रश्नावली का जो पहला सवाल है वो हम शुरू करेंगे। पहला जो सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें समझने वाली चीज़ें कम है, याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो इस बात में जैसे पहला सवाल आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रश्न है तो अपने को ध्यान में रखना है। इसकी जो विधि है वो अपने को याद रखनी है थोड़ी सी। तो इसमें देखो, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अपने को ये मानना देखना पड़ेगा कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे अपन, a मानेंगे। क्या मानेंगे? विषम धनात्मक पूर्णांक a मानेंगे। फिर आगे दिया हुआ हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 या 4m+3 के रूप का होता है। ये भी अपने को चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? 4m+1 और 4m+3 के रूप का होता है। ये अपने को याद रखना है। अब समझने वाली चीज़ है ये, इतना तो ये दो लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये विधि याद रखनी पड़ेगी। अब इसको आगे कैसे सरल करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है यदि a बराबर 4m+1 है तो आगे क्या करेंगे। देखो, a बराबर 4m+1 है, अपने को दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो देखो, a का वर्ग करेंगे तो a² आ जाएगा, और 4m+1 का स्क्वायर करेंगे तो 4m+1 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, a+b का होल स्क्वायर सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो a² + 2ab + b² ये सूत्र होता है। तो देखो, ये तो a का मान है और ये b का मान है। a का मान तो है 4m और b का मान है 1। अब देखो, इस सूत्र के अंदर मान रखना अपने को, a की जगह रखना अपने को 4m और b की जगह रखना है 1। तो यहाँ पे लिखा है a² यानी 4m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर आ गया। 4m को 4m से गुणा किया तो 16m² आ गया। 2 को 4 से गुणा किया तो 8 इंटू m, 8m को 1 से गुणा किया तो 8m ही आएगा वापस, और a का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो, यहाँ पे इसमें से केवल इतनी सी संख्या में से अपने को कॉमन लेना है, 8 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 8। तो इस प्रश्न के अंदर अपने को याद करना है कि 8q+1, तो ये बात ध्यान रखना, 8 कॉमन लेना है। तो 8m कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 8m। तो 8 का भाग अगर हम 16 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और m बच गया। तो 8m का भाग 8m में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, तो कोष्टक में बच गया 2m+1। अब देखो, यहाँ लिखा कोष्टक में, माना कि q बराबर m कोष्टक 2+1 है, यानी कि इस पूरे की जगह अपने को q रखना है। क्या करना है? ये जो संख्या है m कोष्टक 2m+1, इसकी पूरे की जगह अपने को q रखना है। तो q संख्या बन जाए, अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो 8q+1, इस पूरे की जगह q हो गया, तो क्या संख्या बन गई? 8q+1 बन गई। अब आगे देखते हैं, यदि a का मान 4m+1 3 है तो क्या होगा इसका मान? तो ये यहाँ पे भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे अपन। तो a का वर्ग आएगा 4m+3 का होल स्क्वायर, तो a के ये सूत्र वापस लगेगा। फर्क इतना ही है, यहाँ पे a का मान 4m है और b का मान यहाँ पे 3 है। तो 4m का स्क्वायर 16m² होता है। इन तीनों को अगर गुणा करेंगे तो आएंगे 24m, और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है। अब देखो, इस 9 के टुकड़े करेंगे। 9 के टुकड़े होते हैं 8 + 1। 9 के टुकड़े क्या होंगे? 8 + 1। लास्ट में अपने को 1 रखना है। ऐसा तो 6 + 3 भी हो सकता है, लेकिन अपने को लास्ट में क्या रखना है? 1। तो 8 + 1 हो गया। अब इस पूरे में से अपने को 8 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? 8 कॉमन लेंगे तो 8 का भाग 16 में 2 बार जाता है, 8 का भाग 24 में 3 बार जाता है, 8 का भाग 8 में 1 बार जाता है। तो इस पूरे कोष्टक की जगह अपने को q मानना है। तो देखो, यहाँ लिखेंगे, माना q बराबर 2m² + 3m+1, इस पूरे की जगह q मानेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? बराबर 8q+1। तो आगे देखो, यहाँ लिखा a² है, उसका मान क्या होगा? 8q+1 के रूप का होता है। अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप का होता है। मतलब किसी भी कंडीशन में अगर सॉल्व करें तो दोनों में मान है वो एकदम सेम आ रहा है। 8q+1 दोनों के अंदर सेम आ रहा है। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आपने ये सवाल लिख लिया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्क इतना ही है, पहले वाले सवाल में अपन ने वर्ग किया था, अब इस वाले सवाल में अपने को घन ज्ञात करना है, यानी क्यूब ज्ञात करना है। सवाल ध्यान से समझिए। इसमें लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका के द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है वो या तो 9q होगा या 9q+1 या 9q+8 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो घन ज्ञात करके सिद्ध करना है कि तो ध्यान से समझने वाली चीज़ है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3b या 3b+1 या 3b+2 के रूप का होता है। ये लाइन अपने को याद रखनी पड़ेगी। यानी कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान क्या इसका रूप क्या हो सकता है, या तो 3b हो सकता है या 3b+1 या 3b+2, ये रूप हो सकते हैं। अब देखो, अतः इसकी 3 स्थिति होगी, 3 कंडीशन हो सकती है। इसकी पहली कंडीशन क्या है, जब a का मान अगर 3b हो तो क्या होगा, तो a बराबर 3b है तो अपने को घन ज्ञात करना है। a का घन a³ होता है और 3b का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है और b का क्यूब b³ होता है, तो 27 b³ आ गया। अब देखो 27 में से अपने को 9 कॉमन लेना है। क्या करना है, 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 का भाग 27 में 3 बार जाता है, यहाँ 3 आ गया और b³ वापस लिख देंगे। अब देखो इस जो कॉस्ट वाली संख्या है उसको q मानना है। क्या मानना है, q, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9q। ये समीकरण नंबर बन गया 1, जहाँ q बराबर क्या है, 3b³ है, तो 3b³ की जगह अपने q मानना है। अब कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 2 है, जब a का मान 3b+1 हो तो क्या होगा, तो वही बात है, यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा। a³ बराबर 3b+1 होल क्यूब। एक बात ध्यान रखना है, तो यहाँ पे एक सूत्र लगा है a+b का होल क्यूब। अपने को ध्यान रखना है a+b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a³ + 3ab कोष्ठक a+b कोष्ठक b³। ये फॉर्मूला है, ये अपन ने यहाँ रखा है। तो देखो यहाँ पे a का मान है वो 3b है, ये तो है a का मान और ये है b का मान, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है। तो देखो a का क्यूब + 3 × a × b कोष्ठक में a+b का क्यूब। तो देखो 3b का क्यूब 27b³ होता है। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो 27b² होगा। देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया, अब 9 को 3 से गुणा करना है तो 27 आएगा, तो b को 20 से गुणा किया तो 20² आ गया। अब 3 को 3 से गुणा 9 आया ना, 9b को जो 1 से गुणा करते हैं तो वापस 9b आएगा। अब a का क्यूब वापस 1 आ जाएगा। अब देखो वापस इस पूरी वाली संख्या में से केवल 1 के अलावा मतलब इस पूरी संख्या में से अपने को 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 का भाग 27 में 3 बार जाता है, 9 का भाग 27 में 3 बार जाएगा और 9 का भाग 9 में 1 बार जाएगा। और b की घातों को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, वो अपने रूप में ही रहेगी। अब ये जो भी पूरा कोष्टक, इस पूरे वाले कोष्टक को q मानना है। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 9q+1 समीकरण नंबर 2, जहाँ q का मान क्या है, ये जो कोष्टक वाली संख्या वो q का मान है, जहाँ q बराबर 3b³ + 3b² + b होता है। अब आगे बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। अगर a का मान 3b+2 हो तो क्या होगा, तो वही बात है यहाँ पे जो अपन ने कंडीशन नंबर 2 में किया था वही कंडीशन नंबर 3 के अंदर करना है। जो सूत्र अपन ने कंडीशन नंबर 2 के अंदर लगाया था वही सूत्र कंडीशन नंबर 3 के अंदर लगाना है। तो वही सूत्र है a+b का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगाना अपने को। यहाँ पे इस सवाल के अंदर फर्क इतना ही है, यहाँ a का मान तो है 3b और b का मान है 2, बस इस सूत्र के अंदर मान रखना और उसको सरल करना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ 3b a³ + 3 × a × b + a+b + b³, तो इनके मान अपन ने रख दिए यहाँ पे। अब आगे देखो 3b का क्यूब 27b³ और इन तीनों को गुणा करेंगे तो आएंगे 18b, कोष्टक वापस लिख दिया और 2 का क्यूब होता है 8, ये अपनों को याद रखना है। ये 27b³ वापस आ गया। अब देखो 18b को 3b से गुणा करेंगे तो 18 54 होते हैं, 54 b से गुणा करके आगे b²। फिर आगे करेंगे 18b को 2 से गुणा करेंगे तो 18 × 2 36 होता है और b साथ में लिखेंगे तो यहाँ आ गया 36b + 8 के 8 वापस आ गया। अब आगे कहते हैं इस पूरे में से 9 कॉमन लेना है, 8 को छोड़ देंगे, इस पूरे में से अपने को 9 कॉमन लेना है। तो 9 का भाग 27 में जाता है 3 बार, 9 का भाग 54 में जाता है 6 बार, 9 का भाग 36 में जाता है 4 बार। और b की संख्या को, b की जो घात उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जैसे जैसे रखना। अब जो कोष्टक में जो संख्या है उसको q मानना है। तो देखो यहाँ पे a³ बराबर 9q+8, जहाँ q बराबर क्या है, कोष्टक वाली संख्या है वो q का मान होगी। अब आगे बात करते हैं, तब समीकरण 1 2 3, समीकरण नंबर 1 ये समीकरण नंबर 2 और वो समीकरण नंबर 3, ये 3 आए थे।
इससे सिद्ध होता है कि जो ए क्यूब वाली संख्या है ना वो 9 से विभाज्य, मतलब 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। यहाँ पे देखो 9 कॉमन आया, यहाँ पे भी 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 9 कॉमन आया था, तो मतलब ये पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित है। तब इन्हें क्रमशः ए क्यूब बराबर 9 क्यूब और ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 या ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 8 लिखा जा सकता है। अतः किसी धन पूर्णांक का जो घन है या तो 9 क्यूब होगा या 9 क्यूब प्लस 1 होगा या 9 क्यूब प्लस 8 होगा, इस रूप का होगा। तो इस प्रकार ये सवाल हुआ है, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को वापस पॉज करके आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आप लिख लीजिए, फिर आगे कराते हैं आपको। तो आपने ये सवाल लिख लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए, प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में लिखा है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या ध्यान रखना, विषम पूर्णांक क्या बात कर रहा है, विषम पूर्णांक 1, 3, 5 विषम संख्या होती है। तो जहाँ क्यूब क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है तो ध्यान से समझना है, ये चीज़ अपने याद रखनी है। माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ बी का मान है वो 6 के बराबर हो सकता है। बी का मान, तो देखो यहाँ पे बी का मान 6 के बराबर होना चाहिए। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है, ए बराबर 6 बी प्लस आर होता है, 6 क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है बड़ी संख्या, क्यू का मतलब छोटी संख्या और आर का मतलब होता है शेषफल। ये बात ध्यान, आर का मतलब होता है शेषफल। तो देखो आर का मान अपने को चेंज करना है। आर का मान देखो या तो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। और 6 से तो देखिए अपने को जो आर का मान है वो 0 से बड़ा और 6 से कम रखना है। इसके लिए संभावित शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, या तो अपन आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मान अपन आर का मान रख सकते हैं। अगर आर का मान अगर 0 रखें, इस आर की जगह अगर मान 0 रखें तो ए का मान क्या आएगा, ए का मान आएगा 6 क्यूब प्लस 0। तो देखो यहाँ पे मान 0 रखा, यहाँ पे मान 1 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। आर के मान अलग अलग रख दिए अपन ने, इस रूप का हो सकता है। देखो आर की जगह मैंने 0 रखा पहले, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, ये आर के मान मैंने अलग अलग रख दिए हैं। अब देखो जहाँ क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू एक भागफल है। ये क्यू जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, इस क्यू का मतलब होता है भागफल। क्या होता है, क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब होता है शेषफल। आर का मतलब रिमाइंडर भी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको शेषफल कहा जाता है। अब आगे देखो, जहाँ क्यू भागफल है तथा ए है वो एक विषम पूर्णांक है। ए क्या है, ए एक विषम पूर्णांक है यह। अब देखो विषम पूर्णांक, तो देखो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। इसमें क्या पूछा, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब 1, 3, 5 ये संख्या आनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखो ये क्यों नहीं है, ये संख्या क्यों नहीं, क्योंकि 0 सम संख्या आ गई। ये भी नहीं है, 2 सम संख्या है और 4 भी सम संख्या, मतलब ये तीनों रूप तो नहीं हो सकते इसके। तो यह 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, इसका कारण भी दिया हुआ है, क्योंकि ये सभी है वो 2 से विभाज्य है। 0 2 से विभाजित है, 2 2 से विभाजित है, 4 है वो भी 2 से विभाजित है। अब देखो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो या तो 6 क्यू प्लस 1 का रूप का हो सकता है, या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। इस प्रकार अपन ने ये सवाल अच्छी तरह से कर लिए हैं। ये सवाल आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर, आपको टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए ये सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला, कई बार ये फॉर्मूला अपने याद रखना है, कई बार परीक्षा में आ जाता है 1 नंबर का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की समीकरण लिखी, तो अपने को ये याद रखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये समीकरण होती है। अब इसका मतलब ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, क्यू का मान क्या होता है, आर क्या होता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी। देखो जहाँ ए है वो बड़ी संख्या है, बी का मतलब छोटी संख्या होती है, और क्यू का मतलब भागफल होता है, और आर का मतलब शेषफल होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे चौथा क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्या युग्मों का ये शॉर्ट में लिखा मैंने,
यही नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, से अपने को HCF ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात करते, ध्यान से समझ लेना। तो मैंने अब यहाँ क्या बताया था, ए का मान बड़ी संख्या, बी का मान छोटी संख्या। तो देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 210। छोटी संख्या हमें से यहाँ रखनी है। यहाँ भागफल आएगा, तो भागफल कैसे, मतलब 55 का जब भाग 210 में लगाएंगे, 55 का भाग आप लगाना 210 के अंदर आप लगाओगे तो यहाँ पे 3 आएंगे। यहाँ पे 3 तो है भागफल और ये है शेषफल 45। अब बात करते हैं, अब 210 को आप भूल जाओ, अब 55 और 45 के बारे में बात करेंगे अपन। तो देखो 55 यहाँ लिखेंगे, 45 का भाग 55 में एक बार जाता है और शेष बचेगा 10। ये आप भाग लगा के खुद देखेंगे तब पता चलेगा। अब बात करते हैं 45 और 10 के बारे में। 45 बड़ी संख्या है तो यहाँ लिख देंगे, 10 छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे। अब 10 का भाग 45 से जाता है 4 बार, 4 बार जाएगा तो यहाँ शेषफल बचेगा 5। इस शेषफल बच गया 5। अब आगे देखो 10 और 5 के बारे में बात करेंगे। अब 10 के अंदर 5 का भाग 2 बार जाता है और शेषफल बचता है 0। अब जिसका भाग अपन ने लास्ट में लगाया और शेषफल 0 आया वही अपना HCF होगा। हमने 5 का भाग लास्ट में लगाया था और शेषफल 0 आया था, तो इसकी वजह से अपना जो भागफल है, मतलब जो अपना उत्तर है HCF, वो आएगा 5। तो इसको सवाल को लिख लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। 420 और 130 वही मेथड है जो पहले अपन ने काम में लिया था, वही है। सूत्र ही लगाएंगे, A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे 420 बराबर 130 प्लस 3, मतलब 420 में 130 का भाग लगाएंगे, 3 बार गया और शेषफल यहाँ 30 बचेंगे। फिर यहाँ पे देखो 130 है, 130 बड़ी संख्या, अब 30 का भाग 130 में 4 बार जाता है और यहाँ 10 शेष बचेगा। अब 30 और 10 की बात करते हैं तो 30 बड़ी संख्या है, 10 का भाग 30 में 3 बार जाता है और शेषफल बचेगा 0। क्योंकि अंतिम चरण में भागफल भाजक 10 था, मतलब अपन ने 10 का भाग लास्ट में लगाया था, तो इसका मतलब है इसका HCF क्या होगा, 10 होगा। इसका HCF क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये लिखो, फिर आगे बताते हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 75 और 243 का अपने को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखी हुई A बराबर BQ प्लस R होता है। तो 243 में 75 का भाग जाता है 3 बार और 18 शेष बचेगा यहाँ पे। फिर आगे देखो 75 के अंदर 18 बार लगाएंगे तो 4 बार जाएगा और शेष बचेगा यहाँ पे 3। अब 18 के अंदर 3 का भाग 6 बार जाता है तो शेष बचेगा 0। तो लास्ट अपन ने किसका भाग लगाया था, 3 का भाग लगाया था, तो 243 और 75 का HCF यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार अपने ये जो 3 सवाल है वो हो गए थे। बाकी वाले चौथा, 5 और 6 है वो बहुत आसान है, तो इसी विधि से करने हैं। तो आप इस सवाल को ध्यान से करना, बहुत आसान है, ये करके देखो आप। ये लिखो सॉल्व, फिर आगे कराते हैं आपको। अब देखिए इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न लिखा हुआ है 408 और 1032 का HCF है, वो अपने को दिया हुआ है प्रश्न के अंदर 1032x माइनस 408 इंटू 5 ये दिया हुआ है। अपने को इसके अंदर जो x का मान है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन HCF ज्ञात करेंगे नॉर्मल विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। जब नॉर्मल तरीके से अपन जब ज्ञात करेंगे तो HCF 24 आ गया। ये अपन ने प्रश्न संख्या 4 के 3 सवाल किए थे और 3 सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए थे, उसी विधि से ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 सवाल दिए हैं, इसमें से 1 सवाल कन्फर्म परीक्षा में आ सकता है। बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहला सवाल यही होता है, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो अपन ने देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा जब इस सवाल को सॉल्व किया था तो HCF का मान 24 आया, लेकिन प्रश्न के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, HCF का मान ये दिया हुआ है और अपन का क्या आया, मान 24 आया और प्रश्न वाला ये है। तो देखो 24 तो अपनी जगह है। अब ये जो संख्या है ना 408 इंटू 5 ये माइनस की है, इसका पक्षांतरण किया तो इधर आके प्लस को हो गई, बराबर आ गया 1032। अब 24 का 24 वापस लिख देंगे, 408 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2040 और 1032x वापस आ गए। अब 24 में जब 2040 को जोड़ेंगे तो आएंगे 2064। अब 1032x गुणा के अंदर है 132 का, 1032 का पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो देखो ये भाग में आ गया, 1032 का जब 2064 के अंदर भाग लगाएंगे तो अपना x का मान आएगा 2। इस प्रकार अपन ने ये सवाल किया। तो ये सवाल ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से कन्फर्म आने की संभावना है। इस प्रश्नावली के केवल 2 सवाल इंपॉर्टेंट थे, एक तो चौथा और एक 5वां। इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने
अपना टेस्ट खुद ही लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आपसे एक निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अगर आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा हो सके ये से आप इसलिए इनको आगे से आगे शेयर किया करें। और प्रत्येक वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो को कितने जनों ने देखा है, कितने जनों को पसंद आया है। और आप अपने सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।